हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6 और 11 के रिवीजन वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। होपफुली वो सारे ही रिवीजन वीडियोस आपने देख लिए होंगे, राइट। ये जो रिवीजन है वो मैं अपने नोट्स जो आईसीआई की मॉड्यूल में से कंपाइल किया है उसी में से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 7 जो रिवीजन है वो आपको दिया हुआ है नोट्स में पेज नंबर 143 के ऊपर। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर 6 एसेस कवर अप होने वाले हैं, ऐसे 560, 570, 580, 450, 260 एंड 265। ये जो 450, 260 और 265 है वो न्यू कोर्स में ही ऐड किए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। वैसे ही पूरा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो वेटेज है वो 8 to 12 मार्क्स है, बट इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। चैप्टर 4 या चैप्टर 3 जो है उसका भी वेटेज अप्रोक्सीमेटली इतना है, बट उसके सामने और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 काफी बड़े हैं, बट ये चैप्टर 7 उसके सामने काफी कम है मार्क्स से वेटेज के हिसाब से, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे SF 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऑडिटर है वो मैनेजमेंट के पास से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेते हैं, जिसमें मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है वो सब कुछ उन्होंने फुलफिल की है, और कुछ इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करवाने के लिए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन ऑडिट एविडेंसेस को सपोर्ट करवाने के लिए ये रिप्रेजेंटेशन है वो लिया जाता है बाय द ऑडिटर। इसका मीनिंग दिया हुआ है सबसे पहले, अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अ रिटर्न स्टेटमेंट by management provided to the auditor to confirm certain matters or to support other audit evidence. Written statement by the management to the auditor provided to the auditor to confirm certain matters or to support other audit evidences. राइट, जो ऑडिट एविडेंसेस ऑलरेडी ले लिए हैं, राइट, उनको सपोर्ट करने के लिए कि वो कंप्लीट एक्यूरेट है या नहीं, और कुछ मैटर्स को सर्टेन मैटर्स को कंफर्म करवाने के लिए, राइट, ये मैनेजमेंट के पास से रिटर्न स्टेटमेंट लिया जाता है, उसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। ये भी एक ऑडिट एविडेंस ही है। Written representation in this context do not include financial statements, assertions therein or supporting books and record. ये ऑडिट एविडेंस है, बट हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके सामने हमने रिप्रेजेंटेशन ले लिया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ बराबर ही है, कोई असर्शन जो हमें चेक करना था उसके सामने हमने ये रिप्रेजेंटेशन ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। रिप्रेजेंटेशन है वो किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए हो सकता है, हमें ऑडिट प्रोसीजर या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हमारी रहेगी, बट उसको सपोर्ट करने के लिए ये रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जा सकता है। ये किसी का सब्सटीट्यूट नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है इसलिए हम कोई भी ऑडिट प्रोसीजर कम नहीं कर सकते, ना ही कोई ऑडिट एविडेंस जो जरूरी है उसको लिए बिना, राइट, हम ऑडिट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ये चीज हमें खास ध्यान रखनी होगी। Written representation as audit evidence, similar to response to inquiries, written representations are audit evidence. Although written representations provide necessary audit evidence, they do not provide sufficient appropriate audit evidence on their own about any of the matters with which they deal. ये नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, बट ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, इसीलिए सिर्फ ये ऑडिट एविडेंस, सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन लेकर हमारा ऑडिट खत्म नहीं हो सकता, इसके बेसिस पर हम ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जहां पर ऑडिट प्रोसीजर करनी जरूरी है, जो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने जरूरी है, वो तो हमें करना ही होगा। Furthermore, the fact that management has provided reliable written representation does not affect the nature or extent of other audit evidence that the auditor obtains about the fulfillment of management's responsibilities or about specific assertions. जो हमने आगे डिस्कस किया कि मैनेजमेंट के पास से हमें रिलायबल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर है या फिर नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है उसको हम ओमिट करें। इसमें से कोई एमसीक्यू या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं। Objectives of the auditor as per SF 580, तीन objectives है, to obtain written representations from management and where appropriate TCWG that they believe that they have fulfilled their responsibility for the preparation of the financial statements and for the completeness of information provided to the auditor. और हम रिप्रेजेंटेशन लेंगे फ्रॉम द मैनेजमेंट की उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। ऑडिटर को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, राइट, वो कंप्लीट है, वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने फुलफिल की है, ऐसा हम रिप्रेजेंटेशन में लेंगे। एंगेजमेंट लेटर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, वो फुलफिल करेंगे ऐसा लिखवाया जाता है। और रिटन रिप्रेजेंटेशन जब ऑडिट कंप्लीट हो जाता है तब उन्होंने वो एक्चुअल में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है ऐसा लिखवाया जाता है। एंगेजमेंट लेटर इनिशियल ऑडिट में होता है, मतलब कि ऑडिट स्टार्ट होगा उसके पहले किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन है वो एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन किया जाएगा, ताकि पता चले कि जो एंगेजमेंट के टाइम पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की गई थी वो उन्होंने एक्चुअल में फुलफिल की है। समझ में आ रहा है? सेकेंड, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस,
to support other audit evidence relevant to the financial statements or specific assertions in the financial statement by means of written representations if determined necessary by the auditor or required by other assets. दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस कि जो रिलेटेड है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई स्पेसिफिक असर्शन है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है या फिर ऑडिटर को लग रहा है कि इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी है या फिर कोई एसेस के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये चीज के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी होगा, राइट। तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा। एंड थर्ड, टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, जो भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करना, और अगर रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर रहे हैं मैनेजमेंट तो वो किस तरह से उस सिचुएशन को डील किया जाएगा वो भी इस SF 580 में कवर अप होता है। टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट एंड वेर अप्रोप्रिएट बाय TCWG, or if management or where appropriate TCWG do not provide the written representation requested by the auditor, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, 3 ऑब्जेक्टिव्स है टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, और वो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बताई है, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस, जो भी एविडेंसेस हम कलेक्ट करते हैं उनको सपोर्ट के लिए हो सकता है। ये ऑडिट एविडेंसेस है वो रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है, स्पेसिफिक असर्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर ऑडिटर को लग रहा है कि इसके लिए हमें रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए और ये एसएस के हिसाब से भी कंपलसरी हो सकता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, जब भी हमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और अगर मैनेजमेंट या TCWG है वो हमें रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तब वो सिचुएशन को किस तरह से डील करना, ये भी SF 580 के ऑब्जेक्टिव में कवर अप होता है। ओल्ड कोर्स में ये एक बार पूछा हुआ है, फिर से पूछ सकते हैं। The auditor shall request written representation from management with appropriate responsibilities for the financial statements and knowledge of the matters concerned। जो पर्सन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन के बारे में पता है या फिर जो मैटर के लिए हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए उनका नॉलेज है, उन्हीं के पास से हम रिप्रेजेंटेशन लेंगे। In some cases, however, management may decide to make inquiries of others who participate in preparing and presenting the financial statements and assertions therein, including individuals who have specialized knowledge relating to the matters about which written representations are requested. Such individuals may include, कई बार दूसरे इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं कि जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट इनडायरेक्टली या उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उनके पास से भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जा सकता है। उनके हमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो इंडिविजुअल कौन हो सकते हैं। An actuary responsible for actuarially determined accounting measurement, एक्चुअरी जो है वो एम्प्लॉय बेनिफिट के कुछ प्रोविजन से वो हमें वो मैनेजमेंट को डिटरमाइन करके देते हैं, तो उनके पास से भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जा सकता है कि जो प्रोविजन है वो प्रॉपर है, उसमें उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्होंने प्रॉपरली फुलफिल की है। Staff engineers who may have responsibility for and specialized knowledge about environmental liability measurement. For example, अगर कोई staff engineers है जिन्होंने environmental liability, उनका provision, उनकी liability present किस तरह से करना है, उनका अगर measurement किया है तो उनके पास से भी representation लिया जा सकता है। Internal counsel who may provide information essential to provide provisions of legal claims. इंटरनल काउंसिल है, लीगल काउंसिल डिपार्टमेंट है, राइट, उनके पास से जो भी प्रोविजन है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज है, लीगल क्लेम्स के बारे में, तो वो पता कर सकते हैं और वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज किया हुआ हो सकता है, तो उनके पास से भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। तो आपको ऐसा कोई एग्जांपल भी पूछ सकते हैं कि ऐसे एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं, अदर देन मैनेजमेंट कौन हमें रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, राइट, या फिर MCQ में भी कुछ ऐसा आ सकता है। सिंपल। चलिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस अबाउट मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइडिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने प्रॉपर्ली फुलफिल की है या नहीं, उसके बारे में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा। The auditor shall request management to provide a written representation that it has fulfilled its responsibility for the preparation of the financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework, including where relevant their fair presentation as set out in the terms of the audit engagement। अगर वहाँ पर fair presentation करना जरूरी है तो उसके हिसाब से, otherwise applicable financial reporting framework के हिसाब से preparation of financial statement की गई है, उसके बारे में representation लिया जाएगा। Second, information provided and completeness of transactions. The auditor shall request management to provide a written representation that it has provided the auditor with all relevant information and access as regarded as agreed in the terms of the audit engagement.
ऑडिट एंगेजमेंट ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में हमने देखा था कि प्री कंडीशंस रहती है। उस प्री कंडीशंस में एक कंडीशन रहती है कि मैनेजमेंट है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, अंडरस्टैंड करता है और एक्नॉलेज करता है, राइट। ऐसा एग्रीमेंट लिया जाता है। उसमें थर्ड जो कंडीशन थी, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऑडिटर को प्रोवाइड करना चाहिए, जिसमें 3 चीजें कवर अप होती थी। एक तो इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, सेकंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर, एंड थर्ड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की जहां से ऑडिट एविडेंसेस मिल सकते हैं। तो वो तीनों चीजें जो एंगेजमेंट लेटर में डिसाइड की गई है वो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा। एंड ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड एंड आर रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जितने भी ट्रांजेक्शंस थे वो सारे प्रॉपर्ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट किए गए हैं। उनकी कंप्लीटनेस के बारे में भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की जिसके बारे में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा। एक तो प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन एज एप्लीकेबल, एंड सेकंड कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजेक्शंस, कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। उसमें 2 चीजें कवर अप होती है कि जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या फिर एडिशनल एक्सेस जो भी नेसेसरी है, राइट, जो भी एग्री किया है एज पर द एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट, वो ऑडिटर को प्रोवाइड करना चाहिए, वो प्रोवाइड किया हुआ है। एंड सेकंड ट्रांजेक्शंस जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करने चाहिए थे वो सारे बराबर कर दिए है, कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजेक्शंस किया गया है, राइट। ये MTP 2 में 24 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। Why written representations about management responsibilities are necessary? क्यों हमें written representation लेना जरूरी है regarding the management's responsibilities? Audit evidence obtained during the audit that management has fulfilled its responsibilities regarding preparation of financial statements and about information provided and completeness of transaction is not sufficient without obtaining confirmation from management that it believes that it has fulfilled those responsibilities. जो भी उनकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो एंगेजमेंट लेटर में या प्री कंडीशंस के टाइम डिसाइड की गई थी, वो हमें अब ऐसे ही नहीं पता चलेगा जब तक वो हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। उन्होंने फुलफिल किया होगा, राइट, हमें इन्फॉर्मेशन मिल भी रही है, पता भी चल रहा है कि चलो इन्फॉर्मेशन ऑडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं, बट जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सारी उन्होंने फुलफिल की है या नहीं, विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट हम नहीं मान सकते हैं क्योंकि कुछ गलतियां भी हो सकती है, राइट। इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना ही होगा। The auditor may also ask management to reconfirm its acknowledgement and understanding of those responsibilities in written representation. भले ही वो engagement के टाइम पर वो responsibilities थी वो उन्होंने acknowledge की है, बट एक्चुअल में वो उन्होंने fulfill की है वो भी हमें लिखवाना जरूरी होगा। इसीलिए एडवाइजेबल रहता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में वो उनकी जो responsibilities है उनको फिर से कंफर्म करवाया जा सके। स्पेसिफिकली दिस इज पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट व्हेन, ये 4 सिचुएशन में तो होना ही चाहिए। Those who signed the terms of audit engagement on behalf of the entity no longer have the relevant responsibilities. जिन्होंने एंगेजमेंट लेटर साइन किया था, जो मैनेजमेंट के पर्सन थे, वो अब मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। मतलब कि जो जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने एग्री किया था और जिन्होंने फुलफिल किया है वो 2 अलग अलग पर्सन है, तब तो हमें रिप्रेजेंटेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंफर्म करवाना ही चाहिए। The terms of the audit engagement were prepared in previous year. Previous year में एंगेजमेंट लेटर बनाया गया था। They are in there is any indication that management misunderstand those responsibilities. उनकी responsibilities जो थी मैनेजमेंट की उनमें कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो फिर से रिप्रेजेंटेशन में लिखवाया जाएगा। और changes and circumstances make it appropriate to do so. circumstances change हुई है तो फिर से रिप्रेजेंटेशन में उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको कंफर्म करवाना जरूरी है। ये 4 सिचुएशन में तो रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंफर्म करवाना जरूरी बन ही जाएगा, राइट। सबसे पहले कौन सी है कि जो जिन्होंने एंगेजमेंट लेटर में एग्री किया था वो अब चेंज हो चुके हैं, मैनेजमेंट चेंज हो चुका है। सेकंड, ये जो एंगेजमेंट लेटर है वो प्रीवियस ईयर में बनाया गया था। थर्ड, मैनेजमेंट है वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, या फिर चेंज इन सर्कमस्टांसेस की जिसमें अप्रोप्रिएट है टू कंफर्म दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। ये ऑलरेडी एक बार ओल्ड कोर्स में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो ऐसे 580 में बताया है उसके अलावा भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, मतलब कि जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके अलावा भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। अदर एसेस रिक्वायर द ऑडिटर टू रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि एग्जांपल दिए हैं ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज फुल डिस्क्लोजर्स, रिलेटेड पार्टी का जितना भी डिस्क्लोजर एफएस में करना जरूरी था वो सब कुछ कर दिया है, उसका रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। ऐसे 560 ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर रिफ्लेक्टेड इन एफएस। ऐसे 560 जो इसके बाद हम रिवाइज करने वाले हैं उस हिसाब से जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो मैनेजमेंट को पता है सभी की एडजस्टमेंट या फिर डिस्क्लोजर देना जरूरी था तो वो कर दिया है। ऐसे 450 ऑल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर इमटेरियल एटसेट्रा।
SF 450 जो हम इसी चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं, तो SF 450 के हिसाब से जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो सभी की कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है, वो इमटेरियल है, ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन लिया जा सकता है। ये SS के हिसाब से रिक्वायरमेंट है टू टेक रिप्रेजेंटेशन। If in addition to such required representations, the auditor determines that it is necessary to obtain one or more written representations to support other audit evidence relevant to the financial statements or one or more specific assertions in the financial statements, the auditor shall request such other written representation. अगर ऑडिटर को लग रहा है कि और भी किसी इंफॉर्मेशन के लिए और भी कोई मैटर के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी है तो वो ले सकते हैं। अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड रिप्रेजेंटेशंस अबाउट द फॉलोइंग। अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कौन से हो सकते हैं उसके एग्जांपल्स दिए हैं। वेदर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्रोप्रिएट, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज का यूज कर रहे हैं मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो अप्रोप्रिएट है, उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा। एंड whether matters such as the following were relevant under the applicable financial reporting framework have been recognized, measured, presented or disclosed in accordance with the framework. नीचे कुछ मैटर्स दी गई है, उसमें रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन है वो इस पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हुआ है। प्लान्स और इंटेंशंस दैट मे अफेक्ट द कैरिंग वैल्यू और क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स और लायबिलिटीज है उनका क्या करने वाले हैं उस हिसाब से करंट, नॉन करंट वगैरह में क्लासिफिकेशन करना है, राइट। कैरिंग वैल्यूज वजह से अफेक्ट हो रही है तो वो जो भी है उसका रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली हुआ है उसके बारे में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। लायबिलिटीज बोथ एक्चुअल एंड कंटिंजेंट उसके बारे में हो सकता है। टाइटल टू और कंट्रोल ओवर असेट्स, द लियंस एंड और इनकम्बरेंस ऑन असेट्स एंड असेट्स प्लेज्ड एज अ कोलैटरल एंड aspects of law, regulations and contractual agreements that may affect the financial statements including non-compliance, right? तो ये सारी मैटर्स के लिए भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जा सकता है। ये अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है जिसमें मैं दो चीजें बताई है। सबसे पहले तो सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो अप्रोप्रिएट है, एंड सेकंड जो भी नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैटर्स के लिए एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मेजरमेंट, रिकॉग्निशन और प्रेजेंटेशन हुआ है। उसमें हमें चार चीजें बताई गई है। प्लान और इंटेंशन ऑफ द प्लान और इंटेंशन जिस वजह से कैरिंग वैल्यू और क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट होता है, राइट। सेकंड हमें पता है लायबिलिटीज एक्चुअल और कंटिंजेंट जो भी है। टाइटल टू और कंट्रोल या इनकम्बरेंसेस या प्लेज है कोई भी एसेट्स के ऊपर तो वो, और एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर होता है या फिर उनके नॉन कंप्लायंस की इम्पैक्ट आती है तो उसके बारे में। तो ये आपको एज ए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Additionally, the auditor may consider it necessary to request management to provide a written representation that it has communicated to the auditor all deficiencies in internal control of which management is aware. अगर मैनेजमेंट को कोई भी पता है कि इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज है तो वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिटर को बताएंगे। तो ये भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा कि मैनेजमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन ऐसे पता थी, इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज थी वो पता थी, वो सब कुछ ऑडिटर को बता दिया है, ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा। ये भी आपको एज एमसीक्यू या केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस अबाउट स्पेसिफिक assertion when obtaining evidence about or evaluating judgments and intentions, the auditor may consider one or more of the following: the entity's past history in carrying out stated intentions, the entity's reasons for choosing particular course of action, the entity's ability to pursue a specific course of action, the existence or lack of any other information that might have been obtained during the course of the audit that may be inconsistent with management's judgment or intent. जो भी चीज हमें मैनेजमेंट के जजमेंट वगैरह को चेक करने हैं तो ये चार पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना होगा। उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या थी, रीजंस फॉर चूजिंग पर्टिकुलर एक्शन, राइट, फिर एबिलिटी टू परस्यू स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन के जिस हिसाब से वो जजमेंट किया गया है, एंड लैक ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन की जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये जो जजमेंट लिया गया है वो इनकंसिस्टेंट है, राइट। तो ये चार चीजें ध्यान में रखनी होगी। In addition, the auditor may consider it necessary to request management to provide written representations about specific assertions in the financial statements, in particular to support an understanding that the auditor has obtained from other audit evidence of management's judgment or intent in relation to or the completeness of a specific assertion, right। ये हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था कि जो अदर ऑडिट एविडेंसेस है उनको सपोर्ट करने के लिए मैनेजमेंट के पास से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जा सकता है। तो जो स्पेसिफिक मैटर है, स्पेसिफिक असर्शन है, उसके लिए हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। डेट ऑफ एंड पीरियड्स कवर्ड बाय रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑडिट एविडेंस है तो वो बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट के पहले हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए और वो हो सके उतना नियरर होना चाहिए ताकि तब तक के सारे ही इवेंट्स कवर अप हो जाते हैं।
और तो और इसमें जितने भी ऑडिट रिपोर्ट में पीरियड कवर अप किए गए हैं सभी के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी बन जाएगा. The date of the written representation shall be as near as practicable, but not after the date of the auditor's report on the financial statements. Written representation is necessary audit evidence and also it covers about subsequent event. Hence, it needs to be as near as possible to the auditor's report, but not after the date of the auditor's report. ये एक ऑडिट एविडेंस है, इसीलिए आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट पॉसिबल नहीं है. और यहाँ पर हमें सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी कंसिडर करने हैं. जो भी इवेंट्स है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद हुए हैं, बट अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट हुए हैं, राइट. तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में भी हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं. इसीलिए जब तक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जिस दिन को दिया जाता है तब तक के सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है. तो अगर वो ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट से बहुत ही नियरर होगा तो तब तक के सारे ही इवेंट्स के लिए हमें रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, हमें ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा. इसीलिए एज नियरर एज पॉसिबल टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट एंड बिफोर द ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट होना कंपलसरी है. The written representation shall be for all financial statements and periods referred to in the auditor's report. All financial statements or all periods. The written representation are for all periods referred to in the auditor's report because management needs to reaffirm that written representation if written representation it previously made with respect to the prior period remain appropriate. भले ही हम ऑडिट है वो इसी साल का कर रहे हैं, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में जो भी प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उसके लिए भी मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दिया था. फिर भी इस साल हम इस साल के लिए एज वेल एज प्रीवियस ईयर के लिए भी रिप्रेजेंटेशन लेंगे ताकि पता चलेगा कि जो प्रीवियस ईयर के लिए जो रिप्रेजेंटेशन था वो अभी भी सही है, सब कुछ बराबर है. It may happen that current management were not present during all periods referred to in the auditor's report. However, it does not diminish such a person's responsibilities for the financial statements as a whole. Accordingly, the requirement of the auditor to request from them written representation that cover the whole of the all the relevant periods still apply. हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो चुका है, तो जो ऑडिटर्स रिपोर्ट में जो भी पीरियड है वो प्रीवियस पीरियड है, तो उसमें शायद जो अभी करंट मैनेजमेंट है वो शायद तब उस टाइम पर नहीं था. फिर भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो जितने भी ऑडिटर्स रिपोर्ट में जितना भी पीरियड कवर अप हो रहा है सभी के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे, राइट. वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट नहीं सकते हैं. ये सारे जो पॉइंट्स है उसमें से कुछ केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू बन सकता है, तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है. काफी ईजी है वैसे तो. फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वो एज अ लेटर फॉर्मेट में दिया जाएगा. मैनेजमेंट है वो ऑडिटर को देंगे, ऑडिटर को एड्रेस किया जाएगा. द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शैल बी इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर एड्रेस टू द ऑडिटर. If law or regulation requires management to make written public statement about its responsibilities and the auditor determines that such statement provides some or all of the representations required regarding management responsibilities, the relevant matters covered by such statements need not be included in the representation letter. लॉ रेगुलेशन के हिसाब से जरूरी है कि जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पब्लिकली स्टेटमेंट देना जरूरी है, और ऑडिटर को लग रहा है कि उस स्टेटमेंट के अंदर ऑडिट जो भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसके बारे में हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए वो कवर अप हो चुका है, तो अलग से हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में वो नहीं लिखवाएंगे तो चलेगा. डाउट एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस. जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मैनेजमेंट ने दी है उसके ऊपर डाउट हो रहा है तो हम फिर से चेक करेंगे मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज के बारे में और फिर डिसाइड करेंगे व्हाट टू डू नेक्स्ट, राइट. और हो सके और जरूरत पड़ेगी तो शायद हमें मॉडिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी देना हो सकता है. If the auditor has concern about competence, integrity, ethical values or diligence of management or about its commitment to or enforcement of this, the auditor shall determine the effect that such concerns may have on reliability of representations and audit evidence in general. तो हमें देखना होगा कि जो भी इफेक्ट्स है, राइट, जो भी हमारा डाउट है उसकी इम्पैक्ट क्या होगी और ऑडिट एविडेंस इन जनरल हम रिलाई कर सकेंगे या नहीं. In particular, if written representation are inconsistent with other audit evidence, the auditor shall perform audit procedure to attempt to resolve those matter. जो रिप्रेजेंटेशन दिया है और जो दूसरे ऑडिट एविडेंस मिला है अगर वो दोनों इनकंसिस्टेंट है तो हमें चेक करना होगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करनी होगी ताकि वो जो इश्यू है वो रिजोल्व हो सके. If the matter remains unresolved, the auditor shall consider the assessment of the competence, integrity, ethical values or diligence of management or of its commitment to or enforcement of this and shall determine the effect that this may have on the reliability of representations and audit evidence in general. अगर वो फिर भी अनरिजोल्व रहता है वो जो मैटर है तो फिर से हमें कंपिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज के बारे में मैनेजमेंट जो है उनका एवेल्युएशन करना होगा और ऑडिट एविडेंस इन जनरल हमें डिटरमाइन करना होगा कि उसके ऊपर रिलाई कर सकेंगे या नहीं.
If the auditor concludes that the written representations are not reliable, the auditor shall take appropriate actions, including determining the possible effect on the opinion in the auditor's report in accordance with SS 705, having regard to the requirement of disclaimer of opinion. अगर वो reliable नहीं है तो हम disclaimer of opinion देंगे, क्योंकि वो appropriate audit evidence नहीं बनेगा, right? रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड, अगर हमने जो रिक्वेस्ट किया है कि भाई ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए वो नहीं दिए है तो क्या किया जाएगा? इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड वन और मोर ऑफ द रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट, डिस्कस करेंगे, रीवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएट द इफेक्ट दैट दिस मे हैव ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस इन जनरल। रीवैल्यूएट करेंगे, उनकी इंटीग्रिटी है कि उसकी इंपैक्ट क्या होगी और ऑडिट एविडेंस इन जनरल के ऊपर हम रिलाई कर पाएंगे या नहीं, वो हम इवैल्यूएट करेंगे। एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद SS 705, हैविंग रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है वो भी दे सकते हैं, राइट? तो ऊपर जो पॉइंट है सिमिलर वे में ही ये पॉइंट है, डिस्कस करेंगे, रिवैल्यूएट करेंगे उनके एथिकल वैल्यूज के बारे में और देखेंगे कि इसकी इंपैक्ट क्या आएगी, और हम देखेंगे कि ऑडिट एविडेंस इन जनरल हम रिलाई कर सकते हैं या नहीं, और तो अप्रोप्रिएट एक्शंस लेंगे और उसमें हो सकता है कि हमें मॉडिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी देना हो सकता है। Disclaimer of opinion in case of non-reliability of written representation about management's responsibilities or failure to provide such written representation, right? जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है वो रिलायबल नहीं है, या फिर जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने रिक्वेस्ट की थी वो हमें दिया नहीं है, तो हमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना होगा। The auditor shall disclaim an opinion on the financial statements in accordance with SS 705 if the auditor concludes that the sufficient doubt about the integrity of management such that the written representation about management fulfilling responsibilities regarding preparation of the financial statements and about information provided and completeness of transactions are not reliable, or management does not provide the written representations relating to fulfilling responsibilities regarding preparation of financial statements and about the information provided and completeness of transactions, तब हमें क्या करना होगा? SS 705 के हिसाब से डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना होगा जब भी हमें इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे या फिर जो रिप्रेजेंटेशन दिया है वो रिलायबल नहीं है। उसका एक एग्जांपल दिया है जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का ही क्वेश्चन है। C.R. Gurumurthy is about to complete audit of a company. Before completion, he asks management to provide him a written representation confirming that management has fulfilled its responsibilities regarding preparation of financial statements. He also wants management to confirm in writing about providing of all the necessary information and completeness of transactions to him. The management feels that auditor is seeking irrelevant documents near the completion of audit. C.R. Gurumurthy जो भी है उन्होंने ऑडिट कंप्लीट कर दिया है, राइट? ऑलरेडी मतलब कि कंप्लीशन ऑफ ऑडिट के टाइम पर है, और वो कंप्लीट करने से पहले मैनेजमेंट के पास से कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो भी ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो कंप्लीट है उसके बारे में। बट मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑडिटर है वो नियर द कंप्लीशन आलतू फालतू इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मांग रहे हैं। The view of management is not proper. Audit evidence obtained during the audit that management has fulfilled its responsibilities regarding preparation of financial statements and about information provided and completeness of transaction is not sufficient without obtaining confirmation from management that it believes that it has fulfilled those responsibilities. बिना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के हम नहीं मान सकते कि उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्नॉलेज की थी इन द एंगेजमेंट लेटर वो उन्होंने एक्चुअल में फुलफिल की है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी है। This is because the auditor is not able to judge solely on other audit evidence whether management has prepared and presented the financial statements and provided information to the auditor on the basis of the agreed acknowledgement and understanding of its responsibilities. वो acknowledgement और understanding है वो उन्होंने engagement letter में provide की थी। In case of refusal of management to provide such a confirmation, it may lead to disclaimer of opinion by the auditor. Simple. चलिए, तो ये था हमारा SF 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। होप आपका अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, राइट? जो तीन ऑब्जेक्टिव्स मेन है उसी के बारे में ये पूरा ऐसा चल रहा है। जैसे कि ये लास्ट में हमने समझा कि रिलायबल नहीं है ऑडिट रिप्रेजेंटेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं दे रहे, तो जो थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव था कि टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली उसमें कवर अप होता है, वही चीज़ यहाँ पर कवर अप हो रही है, राइट? ये इंपॉर्टेंट ऐसा है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम दूसरा ऐसे इस चैप्टर का है वो रिवाइज करते हैं, SF 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स।
सब्सिक्वेंट इवेंट्स मतलब कि एफएस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है, मतलब कि 31 मार्च, और जो ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट है उसके बीच कोई इवेंट होते हैं, और वो इवेंट्स के बारे में ऑडिटर को ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट के बाद कुछ पता चलता है। पर अगर वो ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट साइन करते टाइम पता होता तो उनका ऑडिट रिपोर्ट कुछ अलग होता, तो उस इवेंट्स को सब्सिक्वेंट इवेंट्स कहे जाते हैं। जैसे कि अगर 31 मार्च एफएस डेट जो है वो है 31 मार्च 24, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट डेट है, राइट, वो फॉर एग्जांपल अगर है 13 अगस्त 2024, तो जो भी इवेंट्स हुए हैं इस बीच कुछ इवेंट्स हुए हैं, राइट। और ये जो इवेंट्स के बारे में ऑडिटर को कब पता चलता है, फॉर एग्जांपल उनको पता चलता है 20 अगस्त होगा, 20 अगस्त 2024 को पता चलता है, राइट। तो 20 अगस्त 2024 को पता चलता है। अगर ये 13 अगस्त 2024 को पता होता तो इसका जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कुछ अलग होता, कुछ अलग ओपिनियन दिया जाता, तो इस जो इवेंट्स है उसको सब्सिक्वेंट इवेंट्स कहा जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी कुछ इंपैक्ट होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको डिस्क्लोज करना होगा या फिर एडजस्टमेंट करना जरूरी होगा। आपने AS4 पढ़ा होगा, राइट, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो ये चीज जो है यहाँ पर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाएगा। AS4 है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट। चलो, मीनिंग इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड facts that become known to the auditor after the date of the auditor's report are known as subsequent events। but उसके बारे में पता कब चलता है, after the auditor's report date, उसे subsequent events कहे जाते हैं। For example, company which may have planned an agreement to merge between the date of the financial statements and the date of the auditor's report, amalgamation या फिर merger होने वाला है after the financial statement date but before auditor's report date, तो उसे सब्सिक्वेंट इवेंट कहा जाएगा, क्योंकि उसकी इंपैक्ट है कुछ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो 31 मार्च के जो रीड करने वाले हैं उनको वो कुछ जानना जरूरी है कि उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च के बाद उनका अमालगमेशन मर्जर हुआ है। और अ फायर और क्लेम अमाउंट ऑफ एन एंटिटी रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एज ऑन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हैव बीन सेटल्ड अ रिड्यूस्ड अमाउंट बिफोर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो 31 मार्च को जो इंश्योरेंस का पैसे मिलने वाले थे वो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए थे, बट अब जो ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट के पहले एक्चुअल में जो सेटलमेंट हुआ है सिर्फ वो 2 लाख रुपए में हुआ है, तो 8 लाख का लॉस या फिर प्रोविजन है वो 31 मार्च को दिखाना जरूरी बन जाएगा। Financial statements may be affected by certain events that occur after the date of the financial statements. Many financial reporting frameworks specifically refer to such events, जैसे कि AS4। Such financial reporting framework ordinarily identify two types of events, existing events and non-existing events. Those that provide evidence of conditions that existed at the date of the financial statements are known as existing events. It needs to be existed in the FS, जिसके बारे में कुछ कंडीशन है वो 31 मार्च को एग्जिस्ट करती थी, राइट, तो उसे एग्जिस्टिंग इवेंट्स कहे जाएंगे। उसके एग्जांपल्स दिए हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ मेजर डेटर ऑफ द एंटिटी बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑन द रिकवरेबिलिटी ऑफ द मनी ड्यू फ्रॉम डेटर्स एज ऑन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेटर से वो 31 मार्च को थे, बट वो इंसॉल्वेंट हो जाता है कब, आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो वो जो भी डेटर है वो इंसॉल्वेंट होता है, उससे क्या होगा कि रिकवरेबिलिटी पर अफेक्ट करेगा। तो जो 31 मार्च को जो डेटर्स बताए हैं वो एक्चुअल में उतने रिसीवेबल नहीं हो पाएंगे, तो उसमें प्रोविजन करना जरूरी बन जाएगा। वो जो इंसॉल्वेंसी है उस इफेक्ट से प्रोविजन किया जाएगा या फिर राइट ऑफ किया जाएगा, पर उसको एडजस्ट करना जरूरी होगा। अगर वो 50 लाख के डेटर्स थे और 50 लाख के डेटर्स से वो इंसॉल्वेंट हो जाता है सब्सिक्वेंटली आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो उसको 31 मार्च को 50 लाख रिसीवेबल नहीं दिखा सकते, उसमें से राइट ऑफ करना जरूरी है या फिर प्रोविजन करवाना जरूरी बन जाएगा। Settling a legal claim outside the court at a reduced amount between the date of the financial statements and the date of auditor's report for which provision has already been made in the financial statements. It provides evidence on adjustment in provision amount already made in the financial statements, if any. कोई लीगल क्लेम चल रहा है, उसके लिए प्रोविजन भी किया हुआ है एज ऑन 31 मार्च, बट वो जो भी क्लेम है, जो भी लीगल क्लेम है वो सेटल हो जा रहा है एट रिड्यूस्ड अमाउंट आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो वो जो भी प्रोविजन है उससे कम अमाउंट में वो सेटल हो रहा है, तो वो जो प्रोविजन है उसको एडजस्ट करना जरूरी बन जाएगा 31 मार्च की बैलेंस शीट में, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग इवेंट है, उसकी जो कंडीशन है वो 31 मार्च को एग्जिस्ट कर रही है।
Second type है नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट, those that provide evidence of conditions that arose after the date of the financial statements that are non-existing events. Only disclosure is required in the financial statement. नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स मतलब कि इवेंट्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद हो रहे हैं, राइट, उसकी कोई कंडीशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट पर नहीं थी, बट वो जरूरी है डिस्क्लोजर देना उसका, राइट, तो वो डिस्क्लोजर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इश्यू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल, न्यू शेयर कैपिटल है वो 31 मार्च के बाद ही इश्यू किया जा रहा है, तो सिर्फ वो डिस्क्लोजर दिया जाएगा कि शेयर कैपिटल है वो इश्यू की गई है आफ्टर द 31 मार्च. प्लान्ड मर्जर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मर्जर प्लान किया गया था बट एक्चुअल मर्जर हो रहा है आफ्टर 31 मार्च, तो उसकी इंपैक्ट उसकी कोई भी कंडीशन 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होगी, बट सिर्फ उसका डिस्क्लोजर दिया जाएगा. Destruction of a substantial inventories due to fire between the date of the financial statements and the date of auditor's report. 31st मार्च के बाद कोई भी सब्सटेंशियल फायर अगर हो रही है तो उसके बारे में डिस्क्लोजर दिया जाएगा, अगर उससे इन्वेंटरी या प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग है किसी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है तो. क्लियर? तो ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स है. एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स के बारे में S4 में आपने पढ़ा होगा. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद SF 560. Obtain sufficient appropriate audit evidence about whether events occurring between the date of the financial statements and the date of the auditor's report that require adjustment of or disclosure in the financial statements are appropriately reflected in the financial statements. And पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इवेंट्स हुए हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट बट बिफोर द ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, तो क्या वो इवेंट्स को एडजस्ट करना जरूरी है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर उसका डिस्क्लोजर देना अगर जरूरी है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो प्रॉपर्ली एडजस्ट किया है या फिर डिस्क्लोज किया है या नहीं, उसके बारे में हमें ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने होंगे. And respond appropriately to facts that become known to the auditor after the date of the auditor's report that had they been known to the auditor at the date may have caused the auditor to amend the auditor's report. और ये जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुआ है मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद हुए हैं बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट हुए हैं, बट उसके बारे में फैक्ट है वो कब पता चला है, ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद, तो उसको किस तरह से रिस्पोंड करना है, रिस्पोंड अप्रोप्रिएटली करना जो है वो भी SF 560 के ऑब्जेक्टिव में कवर अप होता है. तो दो ऑब्जेक्टिव है SF 560 के हिसाब से ऑडिटर के. सबसे पहले तो जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, तो उसको अगर एडजस्ट करना है या फिर डिस्क्लोज करना है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं उसके बारे में ऑडिट एविडेंस लेंगे. एंड सेकंड, रिस्पोंड करना है अप्रोप्रिएटली, जो भी फैक्ट है वो ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद पता चले है सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में जो हुए हैं, इवेंट्स कब हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट और ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट के बीच में, राइट, तो उसको किस तरह से रिस्पोंड किया जाएगा, ये दोनों चीज उसके ऑब्जेक्टिव में कवर अप हो रही है. ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Audit procedure relating to events occurring between the date of the financial statements and the date of auditor's report. फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट के बीच में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में हमें क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करनी होगी, वो एक कोई ऐसा इवेंट है या नहीं, अगर है तो उसके बारे में ऑडिट एविडेंसेस हमें ऑब्टेन करने होंगे. The auditor shall perform audit procedure designed to obtain sufficient appropriate audit evidence that all events occurring between the date of the financial statements and the date of the auditor's report that require adjustment of or disclosure in the financial statements have been identified. ऑडिटर को ऐसी ऑडिट प्रोसीजर करनी चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट और ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट के बीच कोई भी ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिसका एडजस्टमेंट करने या डिस्क्लोजर करना जरूरी है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आइडेंटिफाई किए जा सके. The auditor is not, however, expected to perform additional audit procedure on matters to which previously applied audit procedure have provided satisfactory conclusion. जो नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी आइटम्स है उनके लिए जो ऑडिट प्रोसीजर की है उसमें से अगर उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है. These are required to be performed as they cover the period from the date of the financial statements to the date of the auditor's report or as near as practicable thereto. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट से लेकर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट तक या फिर as nearer as possible to the ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट तक का होना चाहिए, तब तक की ऑडिट प्रोसीजर करनी जरूरी हो जाएगी. The auditor shall take into account the auditor's risk assessment in determining the nature and extent of such audit procedure, which shall include the following. हम क्या क्या टाइप की ऑडिट प्रोसीजर से वो कर सकते हैं. Obtaining an understanding of any procedure management has established to ensure that subsequent events are identified. मैनेजमेंट की जो प्रोसीजर है कि वो किस तरह से सब्सिक्वेंट इवेंट्स है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो जो प्रोसीजर है उनकी हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे. Then inquiring of management and where appropriate TCWG as to whether any subsequent events have occurred which might affect the financial statement. हम मैनेजमेंट और TCWG के साथ इंक्वायरी करेंगे, उनको पूछेंगे कि क्या ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं
राइट, जो एडजस्ट करना जरूरी है या फिर डिस्क्लोजर करना जरूरी है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Reading minutes, if any, of the meetings of the entity's owners, management and TCWG that have been held after the date of the financial statements and inquiring about matters discussed at any such meetings for which minutes are not yet अवेलेबल. मिनट्स रीड करेंगे कि जो भी ओनर्स मैनेजमेंट TCWG वगैरह के बीच हुई है, जिसमें शायद हमें कुछ पता चल सकता है अगर कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद की जो मीटिंग्स है उनकी मिनट्स हम रीड करेंगे, और जहां पर मिनट्स अवेलेबल नहीं है वहां पर हम इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि क्या क्या मैटर्स है वो डिस्कस किया गया है. एंड लास्ट, रीडिंग द एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ एनी. एंटिटी के कोई भी सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो वो भी देखेंगे. अगर उसमें कोई भी इवेंट्स ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड किए हैं जिसका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर है वो प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी करना जरूरी था, तो वो हम चेक करेंगे. राइट, तो यहाँ पर हमें 4 प्रोसीजर्स बताए गए हैं. ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स. सेकंड, हम इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट और TCWG वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट्स अकर्ड between the financial statement date and auditor's report date which is required to be adjusted or disclosed in the financial statement. Third, reading minutes of owners owners management TCWG के मीटिंग्स की मिनट्स हम रीड करेंगे, या अगर मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो उनको इंक्वायरी करेंगे. एंड फोर्थ, रीडिंग सब्सिक्वेंट लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट. राइट, वो हम रीड करेंगे. Such information may also be obtained by auditor from accounting records pertaining to period after date of financial statements, reading entities latest available budget, etc. हम budgets वगैरह भी check कर सकते हैं. Right? After performing this procedure, auditor shall determine that subsequent events are properly reflected in FS. वो जो procedure करेंगे उसमें से जो भी subsequent events identify किए जाएंगे वो देखेंगे कि वो properly financial statement में reflect हो रहे हैं या नहीं. The auditor shall request management and where appropriate TCWG to provide written representation in accordance with SF 580 written representations that all events occurring subsequent to the date of the financial statements and for which the applicable financial reporting framework requires adjustment or disclosures have been adjusted or disclosed. हम मैनेजमेंट के पास से रिप्रेजेंटेशन लेंगे SF 580 के हिसाब से जो हमने अभी आगे रिवाइज किया कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं उनको अगर एडजस्ट करना या डिस्क्लोज करना जरूरी है एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो वो प्रॉपर्ली किया गया है. राइट, ये एज अ क्वेश्चन केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन या MCQ में पूछ सकते हैं. बाकी RTP May 24 में ये ऑडिट प्रोसीजर के बारे में अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये ओल्ड कोर्स में ये एक बार ऑडिट प्रोसीजर के बारे में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है. चलिए इंपॉर्टेंट है ये. अब हमें यहाँ पर टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के 2 क्वेश्चन है वो मैंने एज एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं. ये जो फर्स्ट है वो तो MTP 2 में 24 में दिया भी है, पूछा भी है. CA PK Jacob conducting audit of a company for year 21-22. The company is engaged in the export of ethnic rugs to buyers in Europe. The audit is nearing completion in month of July 22. However, it becomes known to the auditor that one of overseas buyers has made a legal claim against the company on 1st June 22 for injury caused to customer of one European buyer due to substandard dyes used in rugs of one lot of order shipped in August 2021. ये जो CA PK Jacob है वो 21-22 का एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और ये कंप्लीशन के फेज में पहुंच चुके हैं. राइट, नियर टू द कंप्लीशन इन जुलाई 22. ये जो भी कंपनी है ये एक्सपोर्ट करती है रग्स इन द यूरोपियन कंट्रीज. तो उसमें से एक कस्टमर ने ये कंपनी के सामने क्लेम किया है, लीगल क्लेम. राइट, वो लीगल क्लेम है वो 1 जून 2020 को हुआ है और ये जो ऑर्डर उनको डिस्पैच किया गया था वो था अगस्त 2021. मतलब कि वो फाइनेंशियल ईयर जिसका ऑडिट हो रहा है उसी ईयर में ये सेल किया गया था और उसी के सामने 1 जून 22 मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट के पहले ये क्लेम किया गया है. द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू एग्री to an out of court settlement of ₹5 crore to protect its reputation. The financial statements of the company are silent on this issue. वो जो भी कंपनी है उन्होंने ऐसा सोचा कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर देंगे, 5 करोड़ रुपए पे कर देंगे ताकि जो कंपनी की रेपुटेशन है, इमेज है, वो खराब ना हो. बट इसके बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी चीज मेंशन नहीं की है, डिस्क्लोज नहीं किया गया है. It is an example of subsequent events between the date of financial statements and the date of the auditor's report. It provides evidence of conditions that existed at the date of the financial statements and require adjustments in the financial statement. ये जो सेल हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बीच हुआ है और उसी के सामने ये क्लेम किया गया है.
राइट। तो उसकी जो कंडीशन है वो एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेंस इट इज एन एग्जिस्टिंग इवेंट, और इसके एडजस्टमेंट करना जरूरी है। तो ये जो 5 करोड़ जो पे करने वाले हैं उसका प्रोविजन एज अ लायबिलिटी, एज अ प्रोविजन ये दिखाना जरूरी हो जाएगा। He should ask company management to make necessary adjustments to the financial statements. If adjustment is not made by management, he should consider impact on the auditor's report. Right? ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखकर जाना चाहिए। Second question है, CA Chandni Khanna is going to complete audit of a company within next few days. CA has performed necessary audit procedure like inquiry of management personnel, reading minutes of meetings held after the date of the financial statements, going through books of accounts after the date of financial statements to make sure that all subsequent events before signing audit report have been considered by her. Still, she wants to be certain that no such events have been left out. CA चांदनी खन्ना है, वो कोई एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और उनका ऑडिट है वो कंप्लीट होने ही वाला है, और वो जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर कर रही है, जो हमने आगे ऑडिट प्रोसीजर देखी कि मिनट्स का चेक करना, राइट, अंडरस्टैंडिंग लेना, इंक्वायरी करना, वो सब कुछ उन्होंने कर लिया है और कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। बट फिर भी उनको श्योर होना है कि कोई भी ऐसे इवेंट्स नहीं हुआ है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना या डिस्क्लोज करना जरूरी हो। Now she should request management and where appropriate TCWG to provide written representation in accordance with SF 580 written representation that all events occurring subsequent to the date of the financial statements and for which the applicable financial reporting framework requires adjustment or disclosures have been adjusted or disclosed. अगर उनको और ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए SF 580 के हिसाब से वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। वैसे तो ये रिक्वायरमेंट है SF 560 के हिसाब से कि ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो रिगार्डिंग ऑल इवेंट्स विच नीड्स टू बी एडजस्टेड और डिस्क्लोज्ड वो कर दिए हैं, राइट, ऐसा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए। The rationale of obtaining written representation is that even after performing above said procedures, she may not come to know all subsequent events. Therefore, it is necessary from an auditor's point of view to obtain acknowledgement from management in the form of written representation that all such events for which the applicable financial reporting framework requires adjustment or disclosures have been adjusted or disclosed. Simple. चलिए, date the financial statements are issued. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यूड, उसकी डेट किसे कंसिडर किया जाएगा? इट रिफ्लेक्ट्स द डेट दैट द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड अवेलेबल टू द थर्ड पार्टी। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट थर्ड पार्टी को दिया जाता है, उसको डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इश्यूड माना जाता है। The date the financial statements are issued generally depends on the regulatory environment of the entity. It would be at after the date of issue of audit report, but ये audit report जब भी इशू किया जाएगा उसके बाद ही होना चाहिए। Facts which become known to the auditor after the date of auditor's report but before the date of the financial statements are issued. ये जो subsequent events के facts है वो ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद पता चले, बट बिफोर इश्यूइंग द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो थर्ड पार्टी को अभी तक इश्यू नहीं किए हैं, उसके पहले फैक्ट्स उनको पता चल जाते, तो क्या करना होगा? When after the date of auditor's report but before the date of the financial statements are issued, a fact become known to the auditor that had it been known to the auditor at the date of the auditor's report may have caused the auditor to amend the auditor's report. The auditor shall, ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद पता चला, पर अगर वो ऑडिट रिपोर्ट साइन करते टाइम अगर उनको पता होता तो शायद उनका ऑडिट रिपोर्ट है वो कुछ अलग होता, तो तब ऑडिटर को क्या करना होगा? डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट विथ TCWG, डिस्कस करना होगा। डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड अमेंडमेंट एंड इफ सो, और वो जो सब्सिक्वेंट इवेंट है क्या उस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करना जरूरी है, उसमें एडजस्टमेंट या फिर डिस्क्लोजर देना जरूरी है, राइट, वो डिटरमाइन किया जाएगा, नीड टू अमेंड और नॉट, एंड इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अगर वो अमेंड करना जरूरी है तो मैनेजमेंट किस तरह से उसको अमेंड करना चाहते हैं, वो इंटेंशन हमें समझना होगा। तो ऑडिटर को अगर बाद में वो फैक्ट पता चलता है तो डिस्कस करना होगा विथ मैनेजमेंट एंड TCWG। सेकंड, अमेंडमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट, वो डिसाइड किया जाएगा, एंड इफ सो, इफ इट इज रिक्वायर्ड देन इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट नीड्स टू बी नोन, कि वो किस तरह से इस जो अमेंडमेंट है उनको डील करेंगे। इफ मैनेजमेंट अमेंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ऑडिटर शेल, अगर मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट अमेंड करते हैं तो ऑडिटर को क्या करना होगा? कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस टू द ऑन द अमेंडमेंट, जो भी अमेंडमेंट किया गया है, जो भी चेंजेस किए गए हैं उसके ऊपर ऑडिटर है वो ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे। व्हेन FS are amended, extend the audit procedure already referred to the date of the new auditor's report and provide new auditor's report on the amended financial
स्टेटमेंट, वो जो भी अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें जो अमेंडमेंट है उसके ऊपर तो हम ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, राइट। वो जो ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट भी नया इश्यू करना होगा, तो न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट इश्यू किया जाएगा। और न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट तक भी हमें ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स की जो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो परफॉर्म हमें करनी होगी कि कोई उसके बीच में भी कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स नहीं हो रहा है, राइट। The new auditor's report shall not be dated earlier than the date of approval of the amended financial statement. Amended financial statement है वो board of director है वो approve करेंगे, उसी के बाद auditors new auditors report है वो issue किया जाएगा। When law, regulation or the financial reporting framework does not prohibit management from restricting the amendment of the financial statements to the effect of the subsequent events or events causing the amendment, and those responsible for approving the financial statements are not prohibited from restricting their approval to that amendment, the auditor is permitted to restrict the audit procedure on subsequent events to the amendment. अगर लॉ रेगुलेशन में कोई ऐसा प्रोहिबिशन नहीं है कि मैनेजमेंट है, टीसीडब्ल्यूजी है, वो सिर्फ अमेंडमेंट जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स की वजह से जो अमेंडमेंट जरूरी है उतना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे, और तो और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अप्रूव करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो भी सिर्फ वो जो अमेंडमेंट है उन्हीं को अप्रूव कर सकते हैं अगर वो अलाउड है एज पर द लॉ रेगुलेशन या फिर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो जो ऑडिटर है वो भी सिर्फ जो अमेंडमेंट है उसी के ऊपर अपना ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट प्रोसीजर है वो करेंगे। इन सच cases the auditor shall either amend the auditor's report to include an additional date restricted to that amendment that thereby indicates that the auditor's procedure on subsequent events are restricted solely to the amendment of the financial statements described in the relevant note to the financial statements, और auditor का report है वो amend किया जाएगा और वो सिर्फ जो amendment in the financial statement है उसी तक का restricted रहेगा, और provide a new or amended auditor's report that includes statement in an emphasis of matter paragraph or other matters paragraph that conveys that auditor's procedure on subsequent events are restricted solely to the amendment of the financial statement as described in the relevant notes to the financial statements। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑडिटर है वो न्यू ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा या फिर अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा जिसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर अदर मैटर पैराग्राफ में ये जो न्यू ऑडिट प्रोसीजर की गई है ऑन द सब्सिक्वेंट इवेंट्स अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर उसके बारे में मेंशन किया जाएगा। In some entities, management may not be required by an applicable law, regulation, or the financial reporting framework to issue amended financial statements, and accordingly, the auditor need not provide an amended or new auditor's report. अगर लॉ रेगुलेशन या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से ये नेसेसरी नहीं है कि मैनेजमेंट को सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए अमेंडमेंट करने की जरूरत है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने की जरूरत है, ऐसी रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो ऑडिटर को भी न्यू ऑडिट रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। However, when management does not amend the financial statements in circumstances where the auditor believes they need to be amended, then पर अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन में भी मैनेजमेंट को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो अमेंड करने ही चाहिए, वो जो एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर है वो देना ही चाहिए, तब ऑडिटर क्या करेगा? If the auditor's report has not yet been provided to the entity, the auditor shall modify the opinion as required by SS 705 and then provide the auditor's report. और अगर वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो अब तक मैनेजमेंट को नहीं दिया है तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा, चेंज कर देगा ओपिनियन को, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसमें सब्सिक्वेंट इवेंट्स नहीं दिखाए हैं जो ऑडिटर के हिसाब से दिखाना जरूरी है। और if the auditor's report has already been provided to the entity, the auditor shall notify management, and unless all TCWG are involved in the managing the entity TCWG, not to issue the financial statements to third parties before the necessary amendments have been made. और अगर वो ऑडिट रिपोर्ट है वो ऑलरेडी मैनेजमेंट को दे दिया है तो वो उनको बोला जाएगा मैनेजमेंट, और अगर टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व नहीं है मैनेजमेंट में तो टीसीडब्ल्यूजी को भी बोला जाएगा कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है जो ऑलरेडी इश्यू किया हुआ ऑडिट रिपोर्ट है वो किसी को सबमिट ना किया जाए, नया ऑडिट रिपोर्ट दिया जाएगा, अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट इश्यू किया जाएगा बाय द ऑडिटर, और वही आगे थर्ड पार्टी को इश्यू करना रहेगा। If the financial statements are nevertheless subsequently issued without the necessary amendments, the auditor shall take appropriate action to prevent reliance on the auditor's report. पर अगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो जो ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट है उसी के साथ इश्यू किया जा रहा है तो ऑडिटर है वो खुद एक्शन ले सकता है कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट जो भी इश्यू किया गया है उसके ऊपर रिलाई ना करे, जो थर्ड पार्टी है वो रिलाई ना करे, राइट।
फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इश्यूड। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू हो चुके हैं थर्ड पार्टी को, उसके बाद फैक्ट्स पता चलते हैं ऑडिटर को कि जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए थे उसके बारे में। तो पहले तो वही सिमिलर प्रोसीजर होगी, डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट और TCWG, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड अमेंडमेंट, एंड इफ सो इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस द मैटर। If the management amends the financial statements, the auditor shall, अगर वो मैनेजमेंट है वो रेडी है to amend the financial statements, तो ऑडिटर को क्या करना होगा, carry out the audit procedure necessary in the circumstances on the amendment, review the steps taken by management to ensure that anyone in receipt of the previously issued financial statements together with the auditor's report thereon is informed of the situation। ये नया पॉइंट है कि ये रिव्यू करना होगा कि जिसको भी ये ऑडिट रिपोर्ट दिया गया है विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको बताया जाएगा कि अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में पता चला है, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट है वो अमेंड किए जाएंगे। When the circumstances are such that law, regulation or the financial reporting framework does not prohibit management from restricting the amendment of the financial statements to the effects of the subsequent events or events causing the amendment, and those responsible for approving the financial statements are not prohibited from restricting their approval to that amendment, amend the auditor's report or provide a new auditor's report as already discussed। अगर लॉ रेगुलेशन में कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो भी अमेंडमेंट है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमेंडमेंट है वो सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए ही किया जाएगा, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अप्रूव करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को, तो वो भी सिर्फ वो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही अप्रूव करेंगे। तो ऑडिटर है वो सिर्फ अमेंडेड रिपोर्ट ही दे सकते हैं, जो आगे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। आगे यहाँ पर ये पॉइंट कवर अप हुआ है, सॉरी यहाँ पर यह पॉइंट कवर अप हुआ है। In other cases, extend the audit procedure already referred to the date of the new auditor's report and the date of new auditor's report no earlier than the date of approval of the amended financial statements। बट वहाँ जहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है कि फिर से नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा ही देना रहेगा, तो वहाँ पर ऑडिटर को भी फिर से नया ऑडिट रिपोर्ट देना रहेगा। उसके लिए तब तक के ऑडिट प्रोसीजर्स उनको करने होंगे, और जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे उसी के बाद की होनी चाहिए। एंड प्रोवाइड न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। If management does not take the necessary steps to ensure that anyone in receipt of the previously issued financial statements is informed of the situation and does not amend the financial statements in circumstances where the auditor believes they need to be amended, the auditor shall notify management, and unless all the TCWG are involved in managing the entity TCWG, that the auditor will seek to prevent future reliance on the auditor's report। अगर मैनेजमेंट है वो स्टेप्स नहीं ले रहा है कि जिसको भी ये ऑडिट रिपोर्ट जो प्रीवियसली इश्यूड ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला है, उनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में पता चला है तो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट आएगा। या फिर जो मैनेजमेंट है वो अमेंडमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड नहीं करना चाहते हैं, उस केस में ऑडिटर है वो बताएगा कि भाई मैनेजमेंट को भी और TCWG को भी कि जो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू किया है उसके ऊपर ट्रस्ट ना किया जाए, उसके ऊपर रिलाई ना किया जाए। If despite such notification management or TCWG do not take these necessary steps, the auditor shall take appropriate actions to prevent reliance on the auditor's report। अगर मैनेजमेंट और TCWG फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ऑडिटर खुद बताएगा थर्ड पार्टीज को कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू किया गया है उसके ऊपर रिलाई ना किया जाए। सिंपल। चलिए, तो ये था हमारा SF 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। होपफुली आपका अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा। बाकी के जो एसएस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। होपफुली ये दोनों ही एसएस आपको अच्छे से रिवाइज हो चुके होंगे, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 के बाकी के जो 4 एसएस है वो रिवाइज करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।